नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, एक पहले प्लान आपको बताता हूं कि मेरा क्या प्लान है, क्योंकि इस प्लान के साथ हम लोग बहुत लंबे समय तक मिलने वाले हैं। आप सबको पता होगा कि पीसीएस अभ्यास, ठीक है, आपको एक एग्जाम के ड्यूरेशन में 500 एमसीक्यू की एक पुस्तिका आपको देता है, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में। अभी वो मार्केट में हम लोग अपलोड देते हैं एग्जाम के 20 दिन पहले, ठीक है। और ये आपको मैं बता दूं, इस बुकलेट को मिनिमम आप मान चलो कि 50,000 लोग देख के जाते हैं मिनिमम, ठीक है। आप अक्सर इस बुकलेट का नाम टॉपर से सुनोगे। अभी मेरे दिमाग में जो चीज चल रही है, आप लोग बहुत सीरियसली ध्यान देना। देखो, हम सबको पता है कि यूपी पीसीएस और आरओ दोनों ही परीक्षाएं आपके सामने आने वाली है, ठीक है। तो इन परीक्षाओं की विशेषता क्या है कि भाई 20 से 25 क्वेश्चन आपके कहां से होते हैं, करेंट अफेयर्स होते हैं। और पेपर में जो लगभग 60 क्वेश्चन जो नए आते हैं, उनमें लगभग 50% भूमिका किसकी होती है, अकेले करेंट अफेयर की होती है। करेंट अफेयर के साथ दिक्कत ये है कि अगर हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा टाइम देते चले तो ये 2-3 महीने में इतनी तैयार हो जाएगी कि ये लगभग ये सारा क्वेश्चन दे देगी आपके हाथ में। तो मैं प्रयास भी इसी तरह करूंगा। मैं क्या करूंगा इस बार, जो मेरा अभी प्रयास है, मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं आपको इस 500 एमसीक्यू की बुकलेट को तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ही लास्ट में। वो एकदम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैं क्वेश्चंस को फॉर्मेट करेंगे हम लोग। मैं आपको डेली 10 क्वेश्चंस देना। अच्छा, ये वन लाइनर क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भले आपको वन लाइनर लिखेगा, बट इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा रहेंगे, ठीक है। जो अदर हम आपको इंफॉर्मेशन देने वाले हैं वो बहुत ज्यादा रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देता हूं, मैं करेंट अफेयर के वो टॉपिक जो ट्रेडिशनल लिंकेज रखते हैं, ध्यान देना, जो आपका ट्रेडिशनल लिंकेज रखते हैं, मैं उनको ट्रेडिशनली समाप्त कराऊंगा आपके क्लास के बीच में। तो ये क्या होगा कि लगभग 30 मिनट की क्लास बनेगी, लेकिन इस सीरीज को 30 मिनट टाइम निकाल के आप लगातार 15 नवंबर तक फॉलो करना। ध्यान देना, कितनी मिनट, कब तक, आपको 15 नवंबर तक फॉलो करना है। 30 मिनट से सीरीज ज्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। आज समझा दे रहा हूं, इसके बाद से सीरीज के बारे में नहीं समझाएंगे, ठीक है। उसका फायदा क्या रहेगा कि जो हमारे करेंट अफेयर है 15 नवंबर तक की, जो हमारी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है, वो सब समाप्त हो जाएंगे। अभी मैं शुरुआत की कुछ क्वेश्चंस क्या कर रहा हूं कि मार्केट में जो घटना चक्र है, ये जो घटना सार आई है, उनसे मैं उठाऊंगा, ठीक है, उनसे उठाऊंगा। इनके जब क्वेश्चंस को मैं आपको तैयार करा लूंगा, तो मैं इधर की जो मंथली मैगजीन्स आ रही हैं, उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठाऊंगा, उनको आपको करा दूंगा, ठीक है। तो तैयार रहो, मैं अपनी तरीके से तैयार हूं कि विश्वास मानो, अगर पेपर में 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर करा, समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है भाई, 20 से 30 क्वेश्चन के बीच में आता है, 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर में आ रहा है। तो अगर किसी को 20 का ये 20 क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है, तो वो आप होंगे, अदर कोई नहीं होगा, ठीक है। इस बात का, क्योंकि 3 महीने पहले कोई करंट अफेयर सीरियसली फॉलो नहीं कर रहा है। और मैं एक चीज और आपको बताऊं कि जो हम लोग ट्रेडिशनली करंट अफेयर को टच कर रहे हैं ना, ट्रेडिशनल टॉपिक को, अगर किसी से 20 लगेगा तो आपसे 30 क्वेश्चंस लगेंगे, ठीक है। मतलब हम उन टॉपिक्स के अदर डायमेंशंस को भी क्लियर करेंगे और उसी पैटर्न पे क्लियर करेंगे जिस पैटर्न पे यूपी पीसीएस क्वेश्चन बना के देती है, ठीक है। ये तो बात हो गई करंट अफेयर की। दूसरी बात मैं आप सबको बता दूं, आपकी दिमाग में था कि इस बार 2026 के लिए क्या हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे कि नहीं। हम अपने क्रैश कोर्स का लंबा प्लान बना रहे थे। हमने आपको डे बाय डे का, देखो क्रैश कोर्स का हमने आपको क्या किया है, डे बाय डे का अपना प्लान शेयर किया है। और मैं आप सबसे कहूंगा कि इस प्लान को पहली बात तो आप लेके इसको अपने पास सुरक्षित रख लो, ठीक है। हम 100 क्लासेस में, 100 क्लास में हम आपका क्रैश कोर्स प्रोवाइड कराएंगे। इन सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट का बाइलिंगुअल आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बाइलिंगुअल आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे एकदम हंसते खेलते, और एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स रहेगा। ये कोई ऐसा बल्कि नोट्स नहीं रहेगा जो आपको ये लगे कि यार ये मतलब भारी हो गया, ठीक है। ये भारीपन का एहसास नहीं कराएगा, ठीक है। और चूंकि इसी नोट्स से हम अपनी क्लासेस लेंगे, तो नोट्स को समझना आपके लिए बहुत इजी रहेगा, ठीक है। बात समझ गए। तो एक तो डे बाय डे की आपको शेड्यूल भेज दिए, ठीक है, किस दिन किस कौन सी क्लास जाने वाली है वो प्रॉपर आपको भेज दिए। तीसरी जो हमने प्लान बनाया, हम और रविंद्र ने मिलकर हमने ये बनाया कि यार पेपर में जो 150 क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें 50 से 60 क्वेश्चन तो नहीं होते हैं, 50 क्वेश्चन मान लो नहीं होते हैं। जो 100 क्वेश्चन आपके पुराने होते हैं ना, इन 100 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन को इजीली टारगेट किया सकता है। कितना? 75 क्वेश्चन को। तो हम पहले जो टारगेट करेंगे इन 100 अपने टॉपिक्स में, सबको सभी मतलब हम और रमन सर ने दोनों ने डिसाइड किया है कि हम सबसे पहले इन 75 क्वेश्चंस को अच्छे से फोकस करेंगे। जब अपने टॉपिक कराएंगे तो हम उन्हीं एरिया पे ज्यादा काम करेंगे पहले, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस निकल जाए।
उसके बाद से हम उन डायमेंशंस पे काम करेंगे जिनको कर लेना चाहिए इनकी सराउंडिंग, ठीक है। चौथा हमने इंपॉर्टेंट क्या सोचा कि यार देखो हमको ही बताया कि पूर्वावलोकन हमको लगाना जरूरी है, तो क्यों ना हम क्लास के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल 25 क्लास आपकी मैंने रखा है हिस्ट्री में, और विश्वास करो 25 क्लास में हिस्ट्री में जितना आप पढ़ सकते हो सब पढ़ा दूंगा, ठीक है। इसके बाद से मैं क्लास के बीच में आपको हिस्ट्री का प्लान होगा कि कैसे हम पूर्वावलोकन भी पैरेलल लगाते चलें, ठीक है, और उनको लगाने के तरीके क्या हो, हम इन सब चीजों को काम करेंगे, ठीक है, इन सभी चीजों पे विचार करेंगे, काम करेंगे। इसका फायदा ये रहेगा कि ये 25 क्वेश्चन आपसे 75 क्वेश्चन आपसे हंसते खेलते लग जाएगा। करेंट अफेयर पे हम लोग इजीली काम कर ही रहे हैं, तो हम इजीली 100 क्वेश्चन को टारगेट कर लेंगे। अभी हमारे पास 50 क्वेश्चन ये जो बच रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आपको पूर्णतया नहीं आएगा, और ऐसा भी नहीं कि इसमें से पूर्णतया आपको आएगा। तो जो आपको यहां से नहीं आएगा इन 50 में अगर आप वही एज लोगे तो हंसते खेलते आप नेट 100 क्वेश्चन पार कर सके। इसी उद्देश्य के साथ हमने 3 तारीख से अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। सौभाग्य से वो क्रैश कोर्स भी मेरे ही क्लास से स्टार्ट है, यानी हिस्ट्री के साथ वो स्टार्ट हुआ है। तो मैं आप सबसे कहूंगा जो भी दोस्त सिर्फ, अच्छा हम अपनी क्रैश कोर्स का एक प्लान ये बताएं कि भाई कि यूपीआरओ के लिए और यूपीपीसी के लिए सबको अलग अलग ना परेशान होना पड़े, ठीक है। इसके लिए हमने क्या डिसाइड किया कि क्यों ना हम यूपीआरओ और यूपीपीसीएस इन सबको कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है, इसकी जीएस की क्लास लें, क्योंकि एकदम, और बीईओ की परीक्षा इनके जीएस में कोई डिफरेंस नहीं प्री के लेवल पे, मेरी बात समझ गए ना। और आरओ का तो मेंस का भी जीएस वही, हालांकि चांसेस कुछ पैटर्न बदले, खैर अभी हम लोग प्रीलिम्स को फोकस है, ठीक है। तो आपको जीएस के लिए, जैसे आपने लास्ट टाइम मैंने यूपीपीसीएस और यूपीआरओ के अलग अलग क्रैश कोर्स था, इस बार जीएस के लिए आपको अलग अलग में ज्वाइन करना है। जिनका यूपीआरओ पे टारगेट हो वो भी इसी को देख ले, ठीक है, जिनका यूपीपीसीएस वो भी इसी को देख ले, ठीक है। आप हंसते खेलते कर जाओ, विश्वास मानो आपने अगर थोड़ी मोड़ी लापरवाही भी नहीं की तो रिजल्ट मिलना चाहिए, मतलब हम तो अपनी तरफ से ऐसा ही प्रयास करेंगे। तो करेंट अफेयर का जो हमारा प्रयास है आप समझिए, ठीक है, और ट्रेडिशनल जो हमारा प्रयास है उसके बारे में हमने आपसे चर्चा कर ली। आप लोग, ठीक है, बैच के लिए जो क्रैश कोर्स है, स्क्रीन पे नंबर घूमना होगा 7800043424, ठीक है। देखो बैच की फीस आपकी 1500 टीम ने डिसाइड की है, बट आप बोल देना, ठीक है, कि निशान सर ने कितना बोला है 1299, ठीक है। अभी हम लोगों ने बैच की फीस 1299 डिसाइड की है, जब तक हमारी बैच स्टार्ट नहीं हो रहा, यानी 3 सितंबर तक, ठीक है, 3 सितंबर तक, ठीक है ना। तो हंसते खेलते आओ, विश्वास मानो कि आपके इस पैसे को, ठीक है, इस पैसे को आप जब ये क्रैश कोर्स समाप्त होगा ना तो आपको लगेगा इसका कई गुना वसूल हो गया, ठीक है। इस बात का वादा देते हैं आप लोग, ठीक है, विश्वास करो मेरे पे, ठीक है ना भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो हम जब पहला क्वेश्चन करेंट अफेयर का स्टार्ट करते हैं तो ये पहले नंबर से नहीं, सीधा शुरू करते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि 10वां नंबर क्वेश्चन मुझे आज के क्वेश्चन का सबसे प्यारा क्वेश्चन लगा। सबसे प्यारा क्वेश्चन आपका कौन है? 10वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन पहले देखो कह क्या रहा है, तो हमको पता है कि भाई कि अब भारत का क्या है, अभी 100वां रामसर साइट स्थल घोषित किया गया, और जो भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया उस स्थल कहां से, उसका स्थल का संबंध है, उस स्थल का संबंध आपके उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से। बलिया का जो एक वेटलैंड था, ठीक है, उस वेटलैंड को हमने क्या किया कि हमने 100वें रामसर साइट के रूप में शामिल किए। अच्छा देखो, रामसर साइट पे मैं आपकी एक स्पेशल क्लास लूंगा, ठीक है, 10 मिनट की वो क्लास लगी, ठीक है, रामसर साइट पे, ठीक है। और उस क्लास से मेरा मानना है पेपर में कम से कम आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस? मिनिमम 2 क्वेश्चंस आएंगे। तो रेडी रहना उस क्लास के लिए, वो क्लास आपको, ठीक है, कल या परसों में मिल जाएगी। अब देखो आपके ऑप्शन नंबर ए पे है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, ये भी हमारा एक रामसर साइट है। आप चाहो तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है कहां बता सको, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, और यहां पर लिखा है सुरहा ताल, जिसको हम लोग जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं। तो रिसेंट में भी सुरहा ताल को हमने क्या किया कि 100वें रामसर साइट के रूप में शामिल किया। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं जिनको हमको जान लेना चाहिए परीक्षा के नजरिए से, जिनको हमको परीक्षा के नजरिए से जान लेना चाहिए। एक चीज समझिए, देखिए सुरहा ताल को हमने एक आर्द्र भूमि के रूप में कंसीडर कब किया था भारत सरकार ने, या सॉरी, ठीक है, इसको हमने 1991 में 1991 में इसको हमने क्या किया था, एक वेटलैंड के रूप में, ध्यान देना, हम रामसर साइट के रूप में नहीं बोल रहे हैं, हमने इसको एक वेटलैंड के रूप में अधिसूचित किया था, एक आर्द्रभूमि के रूप में इसको हमने अधिसूचित किया था, ठीक है, ध्यान देना। आगे चल के इसी सुरहा ताल का नाम वर्ष 2002 में, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे बन जाता है, ठीक है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य पर जाता है। तो हमने 2 चीज देख लिया पहले। अच्छा ये आप बोलोगे सर ये इस टाइप का क्वेश्चन आए पेपर में, आप पलट के देख लो 2023 का पेपर, क्या इस पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं आया है?
ठीक है, ध्यान देना। तो 1991 में हमने अधिसूचित किया सुरहाताल को एक वेटलैंड के रूप में, और 2002 में, ठीक है, 2002 में क्या हुआ, ठीक है, इसका नाम हमने जयप्रकाश नारायण रखा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली जयप्रकाश नारायण जी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। ठीक है, हम क्योंकि ये मैक्सेस अवार्ड भी है 1965 पे, 1965 में इनको मैक्सेस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, 1965 में, और 1999 में मरणोपरांत इनको क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। देना, इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, और 1965 में मैक्सेस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, मैक्सेस सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। ये चांस है पेपर में आने का रीजन क्या है, ठीक है, आप जयप्रकाश नारायण जी के बारे में आप जो क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ते हो, तुमको पता है भाई क्विट इंडिया मूवमेंट क्या हुआ, 1942 में गांधी जी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, और यहीं पे उन्होंने क्या दिया था, करो या मरो का नारा भी दिया था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय इनको हजारीबाग जेल में रखा गया था। कहां पे, हजारीबाग जेल में रखा गया था, जहां से ये भाग गए थे। ठीक है, जहां से ये भाग गए थे, भाग के नेपाल चले गए थे, और नेपाल में जाके इन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया। ठीक है, ध्यान देना, आजाद दस्ता का गठन किया, और ये आजाद दस्ता क्या करते थे, छापामार युद्ध करते थे। ठीक है, जिसको हम लोग गोरिल्ला वार कहते हैं, गोरिल्ला वार करते थे, जिसके तहत क्या हुआ, अंग्रेजों को कमजोर किया जा सके। ठीक है, तो ये फैक्ट्स भी आपके जयप्रकाश नारायण जी से ही संबंधित है। आप एक बहुत प्यारी सी फैक्ट पाते हो जयप्रकाश नारायण जी से संबंधित, वो है आपका, ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ध्यान देना, वो आपका है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड, सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है ना, इन चीजों को बहुत ध्यान से आप देखना। देखिए, इस पार्टी का गठन आपका हुआ था 1934 में, 1934 में आपके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में एक पार्टी आपको कौन थे, तो वो जयप्रकाश नारायण जी थे। ठीक है, ध्यान देना, जयप्रकाश नारायण जी थे। ठीक है, इसके अलावा जिन दो पर्सनालिटी का और भी संबंध है आपके, ठीक है, वो आपकी कौन है, एक राम मनोहर लोहिया जी हैं। ठीक है, राम मनोहर लोहिया जी हैं, और राम मनोहर लोहिया जी के साथ आपकी ध्यान देना आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, इनके सहयोग से इन्होंने इस पार्टी की नींव रखी थी। आचार्य नरेंद्र देव, इनके सहयोग से इन्होंने इस पार्टी की नींव रखी थी। तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट करंट अफेयर। ठीक है, तो पहला हमने क्या देखा भाई, 100वां रामसर स्थल भारत का कौन सा है, तो वो है सुरहाताल, जिसको हम लोग जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं। जयप्रकाश नारायण जी के बारे में हमने कई सारे फैक्ट्स को देखा। ठीक है, और मैंने आपसे क्या बताया कि बार रामसर साइट के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रामसर साइट के बारे में हम लोग आगे पढ़ लेंगे। हमको पता है हम लोग 2 फरवरी को क्या मनाते हैं, वेटलैंड डे मनाते हैं। 2 फरवरी को क्या बोलते हैं, वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, वेटलैंड डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है ना, हम बाकी जब रामसर साइट के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे आद्य भूमिया वेटलैंड डे का मनाया जाता है। ठीक है, एक चीज हम लोग समझ लेंगे। अब हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन नंबर 1 को स्विच करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है, अब वो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है, एक जनपद एक व्यंजन योजना से रिलेटेड है। आप याद करिए, जब मैं आपको घटना सर पढ़ा था तो एक जनपद एक योजना के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई कि जैसे गोरखपुर का, ठीक है, लिट्टी चोखा गोरखपुर क्या था आपका, एक जनपद एक उत्पाद का एक प्रोडक्ट था। ठीक है, इसी तरीके से आप ध्यान देना, आगे देखो हमने मथुरा के पेड़ा के बारे में पढ़ा था, आगरा के पेठा के बारे में पढ़ा था, ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो हमको देखो, अब देखो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आप सोचो हर बार आता है। इसी बार आपका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे 2025 में क्वेश्चन आया था। पिछली सभी सालों को उठा लो, 21, 22, 23, 24, 25, तो मुझे लगता है 1-2 साल छोड़ दो तो हर साल 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे क्वेश्चन आया है। तो चांसेस है कि अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के साथ एक आपका टॉपिक जुड़ जाए, क्या, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 व्यंजन योजना, ODOC जुड़ जाए, ODOC जुड़ जाए। ठीक है, तो हम रेडी रहेंगे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 व्यंजन योजना के लिए। अब देखो, मैं अभी तो खैर क्वेश्चन बहुत सिंपल दिया हूं। ठीक है, कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 व्यंजन योजना का शुभारंभ, ठीक है, किसने किया, तो ध्यान देना 4 ऑप्शन आपके हैं। अमित शाह जी ऑप्शन में है, राजनाथ सिंह ऑप्शन में है, नितिन गडकरी साहब ऑप्शन में है, और एस जयशंकर साहब ऑप्शन में है। ठीक है, तो अमित शाह जी ने इस योजना को, ध्यान देना अमित शाह जी इसका राइट आंसर है। ठीक है, उन्होंने इस योजना को शुभारंभ किया, मतलब योगी जी के साथ मिलकर अमित शाह जी ने इस योजना का शुभारंभ किया था। मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को बताया क्योंकि मैक्सिमम चांसेस है, ठीक है, कि यहां पे ऑप्शन में नरेंद्र मोदी जी का नाम आता तो हम लोग गलत करके आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, इसके लिए मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन इसको फॉर्मेट किया। ठीक है, आगे हम लोग जाएंगे। ठीक है, आगे जाएंगे तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है
वो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और वो है कि उत्तर भारत का, देखो नीचे इंग्लिश में भी कंटेंट लिखा हुआ है कि उत्तर भारत का पहला ग्रास ब्रिज, यहां पे लिखा है पहला ग्रास ब्रिज किस जिले में खोला गया और किस नदी पे। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया का फर्स्ट ग्लास ब्रिज किस जिले में और किस नदी पे आपका, ठीक है, बनाया गया, आपको बताना है। तो देखो भाई, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ऋषिकेश गंगा, कुल्लू ब्यास, रोपड़ सतलुज और मंडी रावी। ठीक है, अब हम लोग चूंकि क्लासेस में आप लोग हो नहीं, तो मैं इसका राइट आंसर आपको बता दूं। इसका राइट आंसर है आपका रोपड़ सतलुज, रोपड़ सतलुज। तो एक तो क्वेश्चन का आंसर हमारे हाथ में आ गया कि भाई इसका आंसर क्या है, रोपड़ सतलुज इसका आंसर हो गया। अब हमको क्या, देखो क्या करना है, पेपर में आप हमेशा आपसे कहता हूं कि देखो यार, पेपर में थोड़ा सा डायमेंशन अगर क्लियर करेंगे ना, तो हमसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगने के चांसेस होते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगने के चांसेस होते हैं। अब हमको सतलुज नदी के बारे में चीजों को समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमको होता है सतलुज नदी क्या है, सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है, सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है। ठीक है, अब देखो हम लोग सतलुज नदी के बारे में किन किन इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, तो सतलुज नदी का जो उद्गम है, ठीक है, वो मानसरोवर झील के पास, ठीक है, राक्षस ताल झील है, या राक्षस ताल झील भी कई बार बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे राक्षस ताल या राक्षस ताल लिख देते हैं। ठीक है, राक्षस ताल झील, ठीक है, मानसरोवर के पास है, यहां से इसका उद्भव होता है, मानसरोवर से इसका उद्भव होता है। ठीक है, और ये भारत में जब एंट्री करती है, देखना जब ये भारत में प्रवेश करती है, तो ये हिमाचल प्रदेश से होके भारत में प्रवेश करेगी, और हिमाचल प्रदेश में एक पास पाया जाता है, एक दर्रा पाया जाता है। दर्रे यूपी पीसीएस में बेहद इंपॉर्टेंट है। उस दर्रा का नाम है सिपकीला, देखना उस दर्रे का नाम है सिपकीला, सिपकीला पास। और ये यही जो आपका सिपकीला पास है, इसी सिपकीला पास से होके भारत में एंट्री करती है। तो हिमाचल सिपकीला दर्रा कहां पे है, तो सिपकीला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में। एक तो कंक्लूजन आपका ये निकल गया। ठीक है, यहां से भारत में प्रवेश करती है। भारत में ये एक और राज्य से होकर जाती है, उस राज्य का नाम है पंजाब। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बाद ये क्या करती है, ये पंजाब में एंट्री करती है, और फिर क्या है, भारत और मतलब पंजाब और पाकिस्तान, या भारत और पाकिस्तान के बीच में कहते हैं एक सीमा भी बनाती है। ठीक है, भारत में इसकी कुल लंबाई क्या है, लगभग 1050 किलोमीटर है। आप बोलोगे सर क्या इसको याद करना है, तो मैं बोलूंगा नहीं, इसको नहीं याद आपको करना है। ठीक है, ये सब काम नहीं करिए। इसकी ट्रिब्यूटरी इस पेपर में आ सकती है। तो हिमाचल प्रदेश में एक ट्रिब्यूटरी इसकी आके एक नदी आके इससे मिलती है, उस नदी का नाम आप ध्यान देना है स्पीति, स्पीति रिवर। ठीक है, ध्यान देना स्पीति नदी, इससे एक स्पीति नदी आके मिलती है। और आगे पंजाब में इससे एक नदी मिलती है जिसका नाम है ब्यास रिवर। ब्यास नदी इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरी है, इससे ब्यास नदी आके मिलती है। ठीक है, ब्यास नदी आके मिलती है। ब्यास नदी पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई कि किस लोकेशन पे मिलती है, तो यहां पे एक लोकेशन है हरिके नामक एक लोकेशन है, इसी हरिके नामक लोकेशन के पास मिलती है। और यहीं पे एक बैराज भी है, हरिके बैराज, ये भी क्या है, एक हरिके बैराज भी बनाया गया है। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, सतलुज नदी के पे हमको पता है गोविंद सागर डैम है, भाखड़ा नांगल बांध के पास क्या है, गोविंद सागर डैम, गोविंद सागर डैम भी यहाँ पे। तुम लोग कह सकते हैं सतलुज नदी के पास क्या है, यहाँ पे गोविंद सागर डैम है। एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो गया, गोविंद सागर डैम, यहाँ पे गोविंद सागर डैम हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख दो भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है ना, गोविंद सागर डैम हो गया। और यहीं इसी डैम के पास से आपकी इंदिरा गांधी नहर निकलती है। ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल निकलती है, तो इंदिरा गांधी नहर यहां से निकलती है, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर मानी जाती है। इंदिरा गांधी आपका नहर निकलती है, और ये कहां निकल जाती है, राजस्थान साइड में निकल जाती है। ठीक है, ध्यान देना, यहां से राजस्थान साइड में निकल जाती है, ध्यान देना। तो इंदिरा गांधी नहर भी आपका कहां है, यहीं पे है, यहीं से है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हम लोग देखें तो नाथपा झाकड़ी परियोजना का भी संबंध आपकी इसी नदी से है। नाथपा झाकड़ी परियोजना, नाथपा झाकड़ी परियोजना, इसका भी जो नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट है, इसका भी संबंध क्या है, आपकी यहीं से है। ठीक है, ध्यान देना। अच्छा ये तो क्या हमारा। अब आपको एक सिंपल सा होमवर्क दो, तो आप क्या करो, सिंध रिवर ट्रिब्यूटरी इसको रफिंग फ्रेम कर लो। ठीक है, रफिंग फ्रेम कर लो कि भाई चेनाब हो गया, सिंध हो गया, ब्यास हो गया, इन सभी रिवर्स को, जो ये 5 नदियां हैं, ठीक है, इनको क्या करो, नॉर्थ से साउथ अरेंज कर लो मेरे भाई। ठीक है, नॉर्थ से साउथ अरेंज कर लो, इसका क्रम
आपके पेपर में आएगा, अभी बहुत से टॉप क्वेश्चन आएंगे, इस चीज को हम वहां डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन लग गया। हम अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, वो हमारा है, देखो आपका हाल ही में थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम लोग एक्चुअली थर्ड और फोर्थ नंबर क्वेश्चन ना थोड़ा गलती से रिपीट कर गया, ठीक है, मतलब नेचर सेम है। मैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की जगह आपसे क्या करता हूं ना, दो क्वेश्चन आपको मिशन बेस्ड करा देता हूं, ठीक है, अपने से चेंज कर देता हूं क्वेश्चन। यहां पे ध्यान देना, देखो दो हमने मिशन स्टार्ट किया है। एक मिशन हमारा है, मैं यहां पे फैक्ट आपको बता देता हूं, चलो, कपास उत्पादकता मिशन, ठीक है, भारत को कपास सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए और निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कपास उत्पादकता मिशन हमने स्टार्ट किया, ठीक है, कपास उत्पादकता मिशन हमने स्टार्ट किया। तो एक तो हमको दिमाग में रखना है अपना, वो है कपास उत्पादकता मिशन। दूसरा हमको याद रखना है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, क्योंकि हम बाहर से आयात कर लेते हैं, हमारी खपत जाती है। तो दूसरा हो गया हमारा दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। अब इन दोनों मिशन, जब हम कभी भी मिशन स्टार्ट करेंगे तो मिशन के लिए कुछ ना तो कुछ बजट रखेंगे कि भाई ये मिशन इतने बजट का है। तो देखो कपास उत्पादकता मिशन है, ये आपका 56.59 करोड़ रुपए का है, करोड़ रुपए का 56, ठीक है, हाँ 5659, ठीक है, 5659.22 करोड़ रुपए का। अभी क्या करेगा ना, 5657 लिख देगा, ठीक है, लगभग फिर लिख देगा 5658 लिख देगा, ऐसे कर देगा। 5659.22 करोड़ रुपए का ये आपकी इसकी परिव्यय लागत है। लेकिन हम लोग दलहन पे जाएंगे तो दलहन का परिव्यय लागत जो है ना वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे जो इस मिशन के लिए, यानी जो दलहन आत्मनिर्भरता मिशन है, इसके लिए देखेंगे आपका जो बजट रखा गया है वो रखा गया 11,440 करोड़ रुपए। कितना? 11,440 करोड़ रुपए। दो फैक्ट याद रखना, कभी पेपर में आ सकता है। अच्छा, अगर आ जाए कि भाई दलहन मिशन का टाइम क्या है, ठीक है, मतलब मिशन किसी टाइम पीरियड के बीच में आता है, तो ये 5 साल का है, 2025-26 को लेके 2030-31 तक, ठीक है ना, ये टाइम पीरियड। आपको ये दो फैक्ट्स अपने दिमाग में रखने हैं, ठीक है। ऐसे भी मिशन पे हम लोग और भी काम करेंगे, बट एटलीस्ट आप ये दो फैक्ट अपने दिमाग में रखना। ये रिपीटेशन की वजह से आपको दो फैक्ट एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं, ठीक है। इसकी जगह पे हम लोग दो फैक्ट बताते हैं। अच्छा, हम लोग आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो हमको देखना था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो, पहले मैंने कुछ इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया, ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया हूं। देखो, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में अभी क्या हुआ, हमको पता है दीपावली को शामिल किया गया, ठीक है। देखो लिखा है कि हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए क्या हुआ, अंतर सरकारी समिति की 20वीं बैठक का आयोजन किया गया, ठीक है, ध्यान देना, 20वीं बैठक का आयोजन किया गया, यहां पे लिखा है क्लियर, ठीक है। अब क्या रहा है, इसकी अध्यक्षता भारत के तत्कालीन जो अस्थायी प्रतिनिधि हैं, किसने की, विशाल वी शर्मा ने की। तो यहाँ पे दो फैक्ट्स तो आपको यही लिखा है, ठीक है। पहली बात ध्यान रखना कि इसकी बैठक कहां हुई, नई दिल्ली में हुई। 20वीं सत्र का आयोजन कहां किया गया, अंतर सरकारी समिति की बैठक का, यूनेस्को के 20वें सत्र का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। एक फैक्ट तुमको क्वेश्चन में मिल गया। दूसरा कह रहा है कि इसकी अध्यक्षता किसने की, तो विशाल वी शर्मा ने की। किसने की, विशाल वी शर्मा ने इसकी अध्यक्षता की। तो ये दो फैक्ट हमको मिल गया। और इसके दौरान क्या हुआ, तीसरा फैक्ट कह रहा है कि हमने क्या किया, दिवाली को ICH की लिस्ट में, यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में, यानी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में हमने शामिल किया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में हमने इनको शामिल किया, ठीक है, यूनेस्को का इंटर गवर्नमेंटल जो कमिटी की बैठक थी उसमें। बात समझिए ना। तो 3 फैक्ट हमको मिल गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई जैसे दिवाली को शामिल किया गया तो भारत के पास कुल कितने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल हो गए, या सॉरी अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की संख्या कितनी होगी, आपसे सिंपल ये क्वेश्चन पूछा है। देखो ऊपर 3-4 चीजें आपको समझा दी गई है, उसके बाद पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं, इसमें अगर राइट आंसर को आप तलाश करेंगे तो आंसर इसका बनेगा 16। आप लोग कमेंट तब तक, ठीक है, कर देना। एक साथ आपको कितने क्वेश्चन का आंसर आ रहा था आप लोग मतलब कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ठीक है ना। 16 इसका आंसर हो गया। लेकिन देखो 2020 के बाद जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया, या मान लो कि भाई 2014 से गवर्नमेंट बदली है, तो हम 2014 के बाद से जिन जिन को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया वो हमारे लिए पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, वो क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है, ठीक है ना। तो हम बेसिकली एटलीस्ट नहीं पूरा तो कम से कम 3-4 तो याद ही कर ले। इसके अलावा तो भाई अभी तो हमने देखा रिसेंट का दीपावली है,
दीपावली के पहले हमको बताएं गुजरात की गरबा को, ध्यान देना, गरबा भी हमने पिछले साल तैयार भी किया था। 2023 में क्या हुआ था, गरबा को इस लिस्ट में शामिल किया गया था, ठीक है, गुजरात की गरबा को, ठीक है। इसके पहले, ठीक है, जो दुर्गा पूजा कोलकाता का था, कोलकाता की दुर्गा पूजा को, ठीक है, इस लिस्ट में शामिल किया गया था, ठीक है। 2021 में हमने क्या किया था, दुर्गा पूजा को इस लिस्ट में शामिल किया था, 2021 में दुर्गा पूजा को इस लिस्ट में शामिल किया था, ठीक है। इसके पहले क्या हुआ था, कुंभ मेला को शामिल किया गया था। ये अरेंज करने के लिए आ सकता है, इसलिए बता रहा हूं आपको, कुंभ मेला को आया था। कुंभ मेला कहां आयोजन होता है, बहुत सारे मतलब भारत में 4 जगहों पे कुंभ मेला का आयोजन होता है, अभी तो रिसेंट में प्रयागराज में हुआ था, ठीक है। तो कुंभ मेला हो गया। कुंभ मेले के पहले आपको देखिए एक पारसी उत्सव है नवरोज, उसको शामिल किया गया था, एक पारसी उत्सव है नवरोज, उसको शामिल किया गया था। तो हमने क्या किया कि हमने नवरोज, अगर कल को क्रम आ जाए तो नवरोज के बाद से कुंभ मेला के बाद से दुर्गा पूजा के बाद से गरबा, हम लोग इजिली इसको मिला सकते हैं, इसको इजिली मिला सकते हैं, ठीक है ना। इन चीजों को हमने क्या किया, इनको हमने इंटेंजिबल कल्चरल अपने हेरिटेज में शामिल किया, ठीक है। ये हमारी अगर आपसे क्वेश्चन है कि भाई पहला ऐसा कौन सा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है हमारा, तो वो आपका ध्यान देना केरल का है, ठीक है, केरल का कुडियाट्टम, ये नाट्य कला है केरल का। ये पहला है जिसको ICH की लिस्ट में, यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में वर्ष 2008 में शामिल किया था, वर्ष 2008 में शामिल किया था, ठीक है। ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आंसर हमको बताया था 16, 3 फैक्ट्स क्वेश्चन में ही थे, और हमने रिसेंट में कुछ ICH देख लिया। अच्छा देखिए, इसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो उड़ान 2.0 को लेके, उड़ान 2.0 को लेके। देखो उड़ान योजना क्यों आई थी, ताकि हम अपनी रीजनल कनेक्टिविटी को क्या कर सके, बढ़ावा दे सके। यानी उद्देश्य क्या था उड़ान योजना का, रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। अब देखो ये उड़ान योजना, आप बोलोगे सर कि उड़ान योजना न्यूज में क्यों आई, तो पहली उड़ान योजना न्यूज में इसलिए आई कि उड़ान 2.0 का गठन किया गया। देखो हमको पता है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भी एक चरण को पूरा किया गया, और पहली कॉमर्शियल फ्लाइट स्टार्ट हुई, जिसमें हमने जिनसे जमीनें ली थी उन्हीं किसानों को लखनऊ का सफर कराया, ठीक है। एक फिगर मिलता है कि ठीक है, कि 170 किसानों ने इस कॉमर्शियल फ्लाइट की सेवा ली, उनमें 28 महिलाएं थी। ये चूंकि सिंबॉलिकली इंपॉर्टेंट है, तो आ सकता है पेपर में क्वेश्चन, हम बस सब कुछ तैयार करें और आ कुछ और जाए। और हमने बाकी देखा था कि भाई कि सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला यूपी क्या हुआ, देश का राज्य बन गया, ठीक है। खैर देखो, इसी समय आपका उड़ान 2.0 न्यूज में था। उड़ान 2.0 के बारे में आपको, या संशोधित उड़ान की बात बताएं, तो इसमें पहली बात तो क्या बोला गया है, इसमें आपको बोला गया है कि 100 आने वाले ड्यूरेशन में, ठीक है, 100 नए एयरपोर्ट्स की बात बोली गई यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना। और पर्वतीय एरियो में 200 नए हेलीपैड्स की बात बोली गई है। ये सब फैक्ट्स है, ठीक है, संशोधित 2.0 के, ठीक है। 100 नए एयरपोर्ट की बात किसमें बोली गई है, ठीक है, वो बोली गई है आपका मतलब मेन लैंड के लिए, ठीक है। और जो हिली एरियाज है, जो नॉर्थ ईस्ट है, उन जगहों पे 200 हेलीपैड्स का निर्माण किया जाएगा, ये बात बोला गया है संशोधित 2.0 में। संशोधित 2.0 के बारे में देखो क्या क्या बातें लिखी गई हैं। तो बोला है पहली बात तो ये योजना 2026-27 से लेके 35-36 तक के लिए, किस टाइम पीरियड के बीच में है, 2035-26-27 से लेके 35-36 के लिए इसका विस्तार किया गया है, यानी कितने सालों के लिए, 10 ईयर के लिए इसका विस्तार किया गया है। तो एक तो ये अपने दिमाग में रखो कि 10 सालों के लिए इसका विस्तार किया गया है। अब देखो कह रहा है कि इसके लिए कितना फाइनेंशियल आउटले डिसाइड किया गया है, तो भैया इसके लिए जो डिसाइड किया वो 28,840 करोड़ रुपए, कितना, 28,840 करोड़ रुपए इसके लिए डिसाइड किया गया है, 28,840 करोड़ रुपए, ठीक है ना। बाकी 100 और 200 वाला तो मैंने बताई थी आपको, ये फैक्ट्स अपने दिमाग में आप रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें ये वाला फैक्ट भाई बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इस फैक्ट को पढ़े भी होंगे, ठीक है। देखिए मई माह में मोदी जी क्या करते हैं कि हमको जब बताते हैं कि पेट्रोल का सोच समझ के यूज करिए, उसी में समय मोदी जी विदेश यात्रा पे निकलते हैं ताकि हम क्या करें, एनर्जी क्राइसिस को डील कर सकें। तो मोदी जी खाड़ी देशों में भी जाते हैं और कहां जाते हैं, यूरोप जाते हैं। तो पहली विजिट कहां करते हैं, क्योंकि इसी बीच में समझौता हो चुका था, तो वो यूएई पहुंचते हैं,
यूएई, यूएई हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मोदी जी यूएई क्यों जाते हैं? क्योंकि देखो भारत का जो एलपीजी कनेक्शन है, बता दूं सर्वाधिक, तो सर्वाधिक जो एलपीजी का प्रोवाइडर है, याद भारत के लिए जो एलपीजी का सर्वाधिक प्रोवाइडर है वो कौन सा देश है? वो यूएई है। तो मोदी जी पहले यूएई है, ठीक है। भारत अपनी एलपीजी का 40% हिस्सा किसे प्राप्त करता है? तो वो यूएई से प्राप्त करता है। कहां से? यूएई से प्राप्त करता है, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, यूएई के बाद से मोदी जी कहां जाएंगे? तो यूएई के बाद से मोदी जी नीदरलैंड की यात्रा पे जाते हैं, फिर स्वीडन की यात्रा जाते हैं, फिर नॉर्वे की, फिर इटली की। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूं क्योंकि इस यात्रा से क्वेश्चन तो बन के आएगा, ठीक है, जो हमको देख लेना चाहिए, जो हमको देखना चाहिए। तो यूएई के बारे में बहुत मत याद करो, लेकिन एक फैक्ट तो आपको याद करो, यहां पे आपकी जहाज मरम्मत क्लस्टर के उद्घाटन की बात बोली गई है कि भारत और यूएई मिलकर क्या करेंगे? भारत में जहाज मरम्मत क्लस्टर का निर्माण करेंगे। तो आपके दिमाग में होगा जहाज मरम्मत क्लस्टर, मरम्मत क्लस्टर, एक तो हम अपने दिमाग में ये रखेंगे, ठीक है ना, जहाज मरम्मत क्लस्टर। जहाज मरम्मत क्लस्टर की स्थापना कहां की जाने वाली है? तो वाडिनार में, जानना, वाडिनार में, वाडिनार में। और इसके लिए समझौता किसके साथ हुआ है? तो कोचीन शिपयार्ड से समझौता हुआ है ड्राइडॉक्स वर्ल्ड का, ड्राइडॉक्स वर्ल्ड का। तो भारत की कोचीन शिपयार्ड के साथ समझौता हुआ है, ठीक है। तो एक हमने बस एक लाइन दिमाग में रखना, ठीक है, बहुत आपका मन करे तो कितने, इसी समय क्या हुआ है कि भाई यूएई ने बोला है कि भाई हम भारत में 5 बिलियन यूएस डॉलर का, 5 बिलियन यूएस डॉलर के इन्वेस्टमेंट की बात करी है, इन्वेस्टमेंट के, ठीक है, किसने? यूएई ने। तो ये इतना फैक्ट हम अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो पहले यूएई गए मोदी जी, यूएई के बाद से मोदी जी कहां जाते हैं? डच जाते हैं, नीदरलैंड जाएंगे। यहां से क्या जाएंगे? यहां से वो नीदरलैंड जाएंगे, ठीक है, नीदरलैंड जाएंगे, ठीक है। नीदरलैंड के बारे में यहां पे जो आप बहुत जानना चाहो तो देखो यहां पे क्या है, कुछ चोलकालीन ताम्रपत्र थे जिनका संबंध 11वीं सदी से। तो 11वीं सदी के चोल ताम्रपत्र यहां पे थे और उन चोल ताम्रपत्रों को क्या बोला गया, ठीक है, आपकी नीदरलैंड ने बोला कि भाई आप ले लीजिए। तो चोल ताम्रपत्र भारत आ गया, चोल ताम्रपत्र। इसका संबंध किससे था? तो 11वीं सदी से था। एक हमको ये दिमाग में अपने फैक्ट रखना है, 11वीं सदी से इसका संबंध था। ये तो हो गया किससे? ये हो गया आपका फैक्ट नीदरलैंड से, ये आपका फैक्ट हो गया नीदरलैंड से, ठीक है ना, जानना, ये नीदरलैंड से फैक्ट हो गया, नीदरलैंड से। अब हम लोग जाएंगे, इसके बाद से मोदी जी कहां जाएंगे? इसके बाद से मोदी जी निकल जाते हैं स्वीडन की यात्रा पे, स्वीडन की यात्रा पे निकल जाएंगे, ठीक है। स्वीडन के बाद से नॉर्वे निकल जाएंगे, ठीक है। नॉर्वे हमको पता है कि आईपीओआई में शामिल होने की घोषणा किया है, ठीक है। नॉर्वे के बारे में अपने दिमाग में अगर रखना है तो ये रखना कि नॉर्वे ने बोला कि वो क्या होगा, आईपीओआई में शामिल होने की घोषणा कर किया है। किसने? नॉर्वे ने, ठीक है। नॉर्वे के बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है बट मैंने इसको क्वेश्चन बनाया। इसके बाद से मोदी जी अंतिम में कहां जाते हैं? तो मोदी जी अंतिम में घूमने कहां जाते हैं? इटली में, इटली घूमने जाते हैं। और यहां पे जो इनकी वार्ता होती है वो वार्ता कहां होती है? और रोम में होती है। वार्ता कहां होती है? तो वार्ता रोम में होती है। और रोम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमको पता है कि फाओ का हेडक्वार्टर वहां पे क्या है, फाओ का हेडक्वार्टर वहां पे है। और मोदी जी इस ड्यूरेशन में फाओ के हेडक्वार्टर को भी विजिट करते हैं, ध्यान देना, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज हो गया। तो देखो इटली में तो हमने क्या बोल दिया कि भाई कि रोम गए, ठीक है। यहां पे क्या है? फाओ का हेडक्वार्टर घूमे, फाओ का हेडक्वार्टर। लेकिन देखो अब हम लोग इसके बाद से क्वेश्चन स्विच करेंगे, क्वेश्चन इन ही पैटर्न पे, लेकिन हमको ये क्रम याद रखना है। मेरा मानना है यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली, ये क्रम आ सकता है पेपर में। तो पहले वो भाई नजदीक खाड़ी देश था तो खाड़ी देश है, और सबसे लास्ट में क्या है? इटली है। इटली में एक नदी बह जाती है, पो नदी नाम है। इटली में एक नदी बह जाती है, उस नदी का क्या नाम है? पो नदी नाम है, पो नदी, ठीक है, पो नदी, ये क्षेत्रीय नदी है इसकी। अच्छा, हम इसके बाद से 7वें नंबर क्वेश्चन को टच करते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन। तो 7वां नंबर क्वेश्चन ऊपर वाले ही क्वेश्चन के बेस्ड है, ऊपर वाले टॉपिक के बेस्ड है। कह रहा है मोदी जी अभी इन 5 देशों की यात्रा करते हैं तो मोदी जी को एक देश क्या करता है? रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, ध्यान देना, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित करता है। रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, डिग्री कमांडर, ठीक है, ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित करता है, ठीक है, ध्यान देना, इस सम्मान से सम्मानित करता है। तो कह रहा है कि मोदी जी को ये सम्मान, अच्छा ये सम्मान पाने वाले मोदी जी क्या हैं? आगे देखिए लिख रहा है कि वह एशिया के पहले नेता है, मतलब कोई पहला एशियन
लीडर ऐसा है किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष जिसने क्या हुआ है, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस प्राप्त किया है। तो अब बात आती है कि ये किस देश का राजकीय सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। भाई ये किस देश का, ठीक है, सर्वोच्च राजकीय सम्मान है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शंस हैं और ये ऑप्शंस वही हैं जो ऊपर दिया गया है। नॉर्वे, ठीक है, नीदरलैंड, स्वीडन, इटली, आपको बताना है। तो देखो भाई इसका सही आंसर आपका है स्वीडन। इसका सही आंसर क्या है? स्वीडन। स्वीडन के बारे में जब स्वीडन यात्रा की थी तो यही एक सबसे इंपॉर्टेंट था। स्वीडन के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है उल्फ क्रिस्टर्सन, उल्फ क्रिस्टर्सन, ठीक है, ध्यान। 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग जाएं तो देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसी के लिए मैंने इसको अलग से क्वेश्चन ही बनाया इस एमओयू को, क्योंकि मेरा मानना यार ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकते हैं सेपरेटली यहां से। तो क्वेश्चन कह रहा है भारत और नीदरलैंड के बीच में रणनीतिक सहयोग के तौर पे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पे, ठीक है, डिसाइड किया है कि इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करते हैं। अब देखो इसके तहत 2 स्टेटमेंट दिए गए, मतलब भारत में डच ने बोला या नीदरलैंड ने बोला कि हम 2 जगहों पे, ध्यान रखना, 2 जगहों पे वो हमारे यहां इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने वाला है। और एक किस चीज के लिए? तो एक फूलों के संवर्धन के लिए, फूलों के, फ्लोरिकल्चर का संबंध हमको होता है फूलों का, ठीक है। पीसी कल्चर किसका है? मछली से है। ओलेरिकल्चर बताओ किससे है? ठीक है, आपने देखो लिखा है कि डेयरी, अच्छा दूसरा क्या? डेयरी सेक्टर में। दूसरा क्या है? तो दूसरा है डेयरी सेक्टर में, ठीक है। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पेन का बैटरी खत्म हो गया, बट कोई नहीं, आप निश्चिंत रहो। आज यहां पे कह रहा है कि इसके बाद से क्या हुआ आपका, इसके बाद से आपका हो गया डेयरी सेक्टर में। तो देखो कह रहा है कि फूलों के संवर्धन के लिए जो इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई, कहां पे? पश्चिमी त्रिपुरा में की गई, तो सही है। और दूसरा है कि डेयरी सेक्टर में जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा वो कहां पे? बेंगलुरु में। ये दोनों फैक्ट सही है, ये दोनों का दोनों तथ्य सही है, इसको याद कर जाओ। इसका दोनों आंसर सही है आपका, ठीक है, दोनों आंसर इसका सही है। 9th नंबर क्वेश्चन को हम लोग फोकस करेंगे। तो 9th नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो जब मोदी जी नार्वे जाते हैं ना, तो नार्वे में 3रा भारत नॉर्डिक सम्मेलन मनाया गया। 3रा भारत नॉर्डिक सम्मेलन मनाया गया। देखो यहाँ पे लिखा है कि हाल ही में मोदी जी ने जब नार्वे गया तो नार्वे में 3रा भारत नॉर्डिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। मैं ऊपर से ये बॉक्स सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, मेरे लिखना इसी रखा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि 3रा भारत नॉर्डिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। मैं आपका 9वां नंबर क्वेश्चन ना, देखिए यहाँ पे 3रा। तो क्वेश्चन एक तो पेपर में यही आ सकता है कि तीसरा भारत नॉर्डिक सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, ठीक है। तो एक तो दिमाग रखो कि नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, वहीं पे इसका आयोजन किया गया। देखो कभी भी देश ले लेना तो देश की कैपिटल जरूर याद करना, ठीक है। जैसे अब ऊपर के 5 ने हमने पढ़ा, उनकी कैपिटल याद कर जाओ, ठीक, होमवर्क के तौर पर। कह रहा है कि जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इनके साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड और स्वीडन के भी प्रधानमंत्रियों ने शिरकत की, क्योंकि ये भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन नहीं है, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन है। और ये नॉर्डिक कंट्रीज है, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, ये क्या है? ये नॉर्डिक कंट्रीज हैं। तो इन देशों के भी प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, इस 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। बात समझ गए? किस किसने? नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन ने भी, ठीक है। आप मैक्सिमम इंडेक्स उठा के देखो, सभी इंडेक्स में आपको दिखेगा या तो टॉप पे या अच्छी रैंक पे आपकी नॉर्डिक कंट्रीज रहती है। खास पे सोशल पिलर्स से रिलेटेड अगर पैमाना है तो जरूर ये आपको टॉप पे मिलेंगे। अच्छा, इसी बीच में ये निर्णय लिया गया कि भाई कहां पे 4था भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन मनाया जाएगा, तो हमारे दिमाग में जाएगा भारत में, लेकिन ऐसा नहीं है। 4था जो सम्मेलन मनाया जाएगा उसकी घोषणा हुई है हेलसिंकी, फिनलैंड में। कहां पे? हेलसिंकी, फिनलैंड में, कि हम हेलसिंकी, फिनलैंड में 4था भारत नॉर्डिक सम्मेलन का आयोजन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका पूरा टॉपिक। आज हमने लगभग 39 मिनट का टाइम दिया, तो 5-7 मिनट 8 मिनट हमने बात भी किया है, ठीक है, 5 मिनट इसकी वजह से टाइम लगा, ठीक है। बात क्लियर, एकदम समझ के किए हैं। ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। और ये लेक्चर 1 के नाम से पीडीएफ जाएगा। हम इसी तरीके से एक मैक्सिमम पोर्शन पे काम करेंगे। मैं जल्द ही आपको बुक जितनी आय दृष्टि में दी गई है ना, आपको रटवा दूंगा, विश्वास होना, इतनी भयानक रटवाऊंगा ना आपसे। आज क्या 1 साल बाद भी अगर पूछेंगे तो आपको याद रहेगा। बट
ध्यान देना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपको, और जो अदर आपके ऐसे टॉपिक्स हो कि सर ये वाला पोर्शन भी याद करा दीजिए, तैयार करा दीजिए, कमेंट बॉक्स में बता दो, हम वहां पे भी 10 मिनट 20 मिनट का जो भी बन पाएगा उसकी कंटेंट बना को आपको याद करा देंगे। ठीक है, तो कुछ आपको अपने से भी आइडिया देना है ऐसे कंटेंट का, तो आप दे सकते हो। जय हिंद।